नमस्कार, मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। लल्लूराम.com में इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, जो कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा शोध संस्थान के कुल सचिव हैं और चेन्नई में रहते हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, तो उनसे समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने रायपुर में ख़ास तौर पे क्या कुछ देखा और हिंदी की स्थिति दक्षिण भारत में क्या है। सर, आपका बहुत स्वागत है रायपुर छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद। सर, शुरुआत हम करना चाहेंगे हिंदी की स्थिति को लेकर के, क्योंकि 10 जनवरी को हम लोगों ने विश्व हिंदी दिवस भी मनाया है। ख़ासतौर पे दक्षिण भारत में सर उसकी स्थिति क्या है? ऐसे हर किसी के मुंह में हमें जो ये सुनाई देता है कि दक्षिण में हिंदी की स्थिति बहुत ही ख़राब है और आज भारत के संविधान में अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है तो सिर्फ तमिलनाडु के कारण। लेकिन मैं कहता हूँ ये सरासर गलत ही कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत रूप से हर कोई हिंदी चाहता है, हर किसी के घर में हिंदी है, लेकिन सामूहिक रूप से विरोध है। और सामूहिक रूप से क्यों विरोध है वो भी हर किसी को पता है, लेकिन उसके बारे में मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन हिंदी ऐसी एक भाषा है जो पूरे देश को जोड़ा है और गांधी जी ने इसीलिए हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसको एक माध्यम के रूप में चुना था कि ये एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम पूरे देश को कोई भी संदेश पहुंचा सकते हैं और एकत्रित कर सकते हैं। और उस समय दक्षिण भारत में आज जो विरोध हो रहा है वहीं से ही हिंदी की शुरुआत हुई थी और उन्होंने 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा स्थापना की थी, जहाँ उन्होंने हिंदी प्रचार के लिए अपने छोटे बेटे देवदास गांधी को भेजा था। और उस समय हर कहीं हिंदी का बोलबाला था, लेकिन पता नहीं बाद में कैसे उसमें परिवर्तन आ गई और लोग विरोध करना शुरू किए। लेकिन धीरे धीरे लोगों के इसमें इस बात को भी समझने या महसूस करने लगे कि हिंदी के बिना हम अधूरे हैं। अगर हम देश के किसी भी कोने में जा सकते तो एक ही माध्यम भाषा हो सकते, भले ही हम शुद्ध हिंदी ना बोल सके, ग्रामेटिकल अगर अशुद्धियों को छोड़ दे तो हर कोई हिंदी बोल सकता है। जैसे मैं असमिया हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी ने मुझे पूरे देश को घुमाया। मैं अलग अलग जगहों पे काम किया, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, आज दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो भी मेरी ये प्रगति है, मेरा जो ये दौड़ा है एक एक जो नौकरी के सिलसिले में, लेकिन ये सारे के पीछे हिंदी ही है। हिंदी ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में हिंदी का कोई विरोध नहीं। आज के डेट में वहाँ हिंदी बहुत आगे बढ़ रही है और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जहाँ मैं कुल सचिव हूँ, वो तो हिंदी की गढ़ माना जाता है दक्षिण भारत के। तो ये स्थिति आज के डेट तो में। सर, किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं आप? एक दशक से दक्षिण भारत में हैं, आप हैदराबाद में रहे और अभी चेन्नई में है, दोनों मेट्रो सिटी हैं। क्या माहौल है सर वहाँ पे? अब परिवर्तन दिख रहा है, लोग हिंदी के प्रति उनका लगाव दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल। वहाँ पहले ऐसा था, मैं जो 2010 में आया था तो हिंदी में बात करता तो मुझे जवाब नहीं मिलता, बोले नो हिंदी, ओनली इंग्लिश और तमिल। और सबसे बड़ी बात, हम किसी भी भाषा से किसी दूसरी भाषी को से बात करते हैं तो सबसे पहले हम उनके दिल को जीतना है और दक्षिण भारत के लोगों को जीतना है। तो हमें दक्षिण भारत की भाषाओं की सीखना है, थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करना है। तो मैं तमिल सीखा, तमिल बोलना शुरू किया तो तमिल वाले सोचे कि अगर ये तमिल बोल सकता है तो मैं इनकी भाषा क्यों नहीं बोल सकता। वो लोग भी हिंदी के लिए आगे बढ़े और हर कहीं अभी मॉल हो, व्यावसायिक जो भी केंद्र है, हर कहीं हिंदी का माहौल है। और लोगों ने देखा हिंदी के बिना हम व्यवसाय नहीं कर सकते और जहाँ पैसा है वहाँ भाषा बैरियर नहीं हो सकता। और वो लोग कहीं भी हो, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब 2010 में मैं आया तो अपने बेटों को स्विमिंग पूल में वो ये स्विमिंग सिखाने के लिए ले गया, तो वहाँ सारे जो तमिलियन हैं उन्हें हिंदी नहीं मालूम। तो मेरे बड़े बेटे उस समय अच्छे तमिल बोल लेते थे, तो मेरे वो कोचर ने बड़े बेटे से पूछा पानी पाओ, फिर नीचे इसके लिए क्या है, मतलब वो तमिल में पूछा तो इन्होंने बोला पाव, ये पैर के लिए तो पाव बोलना है, फुट के लिए वाटर के लिए पानी। तो मेरे छोटे बेटे को कहा पाव पानी नीचे, पाव पानी नीचे मतलब उसमें संप्रेषणीय भाषा है, उसमें व्याकरण नहीं, यानी पाव पानी के नीचे रखो तभी तुम
ये कर पाओगे। तो इसी तरह से उन लोगों ने तभी कोशिश किया सीखने की। तो सीख अभी मैं पहली बार छत्तीसगढ़ में आया हूँ, तो हर कहीं देखा मोर रायपुर। तो मुझे ये लगा कि मोर का मतलब क्या है। तो मैं पूछने पर पता चला कि मोर का मतलब मोर। और ठीक उसी तरह से असमिया में भी मोर का मतलब मेरा है। तो ये हमारे अंदर अगर कुछ जानने की और कुछ ललक होगी तो हम आराम से वो सीख पाते हैं। तो यही है, हमें कोई भी भाषा सीखना है तो वहाँ के लोगों को पहले मन को जीतना है। तो दक्षिण भारत में आज हिंदी फलेगा फूलेगा, हर कोई बोलेगा, लेकिन उत्तर भारत के लोगों को भी थोड़ा बहुत दक्षिण की भाषा सीखनी है। आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है। हाँ। और सर, जब मातृभाषाओं की बात आती है तो अभी आप क्या स्थिति देखते हैं? मातृभाषाओं को लेकर के कितना कुछ काम हो रहा है? आप तो चूँकि हिंदी प्रचार सभा से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय में भी रहे, तो जहाँ पे मातृभाषाओं को लेकर के भी एक गहन चिंतन और मनन भी है। मातृभाषाओं को लेकर के क्या स्थिति है देश में? मातृभाषाओं को लेकर सरकार की योजना सही है। सरकार इसके लिए एक विभाग भी खोला है, CST, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, यानी मातृभाषा के माध्यम से हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। तो कुछ प्रदेशों में हुआ है, जैसे तमिलनाडु में बहुत बड़े बड़े पोस्टों में लोग देखेंगे वो सिर्फ अच्छी तमिल बोल सकते हैं, ना अच्छे हिंदी ना अच्छे इंग्लिश, यानी वहाँ मातृभाषा का बहुत महत्व है। लेकिन बहुत सारे प्रदेशों में, अभी मैं असम की बात करूँ तो वहाँ कुछ दिन पहले लोगों ने आंदोलन किया। पूरे देश के जो सबसे बड़े एक लिटरेरी फोरम है असम साहित्य सभा, उन लोगों ने आंदोलन करना पड़ा कि असम में असमिया भाषा का प्रचलन किया जाए, जबकि वहाँ की मातृभाषा है। तो लोगों की जो धीरे धीरे ऐसा हो गया नई जनरेशन को कि हम पाश्चात्य इसमें, मतलब उनको हर कोई बाहर की चीज़ें अच्छी लगती है। बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना, अंग्रेजी बोलना, आज भी अंग्रेजी को लेकर के उस तरह का एक माहौल है कि नहीं, आप अंग्रेजी नहीं जानते या अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे सीखेंगे नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। ये स्थिति क्यों है? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हमारी मानसिकता में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी ज़रूरी है, ये मैं नहीं कहता कि अंग्रेजी के विरोध या अंग्रेजी की, लेकिन हमारी भावनात्मक जो ये है अभिव्यक्ति जो है हम सिर्फ अपने माध्यम से, भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हम सपना कभी दूसरे भाषा में नहीं देखता। मैं अभी जो ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा सोच जो है वो असमिया है, लेकिन उसको शब्द के रूप में वो हिंदी में निकल रहा है। तो हमारी जो भी सोच है सब अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही होती है, लेकिन हम परिवर्तित करते हैं। लेकिन हम जब तक अपनी भाषा को ये सम्मान नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले अपने माँ को सम्मान करना, माँ मातृभाषा यानी अपनी माँ। तो उसके बाद ही आज, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जापान में आज से 60 साल पहले एटम बम गिरा था, पूरा तहस नहस हो गया था, लेकिन उसके बावजूद आज जापान बहुत आगे है और उन्होंने किसी दूसरी भाषा का सहारा नहीं लिया, अपनी भाषा के माध्यम से। और हम भारत जो है आज 75 वर्ष होने वाले हैं स्वाधीनता के, फिर भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि हम अभी भी दूसरे के सहारे, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए, और हमारे देश में अभी भी बहुत सारे भारतीय अंग्रेज है, वही एक कारण है। और हमारे कुछ हद तक ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते कि आम आदमी भी प्रशासन में आए या आम आदमी भी उसी लेवल में आए, तो इसीलिए उन लोगों ने एक उसमें दरार पैदा करके रखा है। तो मातृभाषा को हमें हर हाल में सम्मान करना है और मातृभाषा के माध्यम से ही अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जिसमें कि खास तौर पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य रूप से मातृभाषा में दी जाए। आप सहमत हैं इससे? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि बच्चे के जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक शक्ति है, उस समय उसको हम बढ़ावा देने के बजाय दूसरी भाषा सिखाने में ही उनका दिमाग हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। वो अपनी मातृभाषा में बात करेंगे तो कहीं भी किसी भी स्तर पर वो आगे जा सकते हैं, लेकिन हम उसमें एक बैरियर डाल देते हैं कि आप अंग्रेज़ी सीखो। अंग्रेज़ी सीखने में ही उनका सारा जो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाता है। और कुछ भी हो, हमें कम से कम अपने मातृभाषा का तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, जो हम ख़त्म कर रहे हैं। और इसमें मैं कुछ हद तक जिम्मेदार अपने पेरेंट्स को समझता हूँ, क्योंकि वो लोग चाहते कि मेरे बच्चे अंग्रेजी में ही धारा प्रवाह बातें करें। अगर दो भाइयों के बीच झगड़ा हो, वो भी अंग्रेजी में करे, ताकि उनकी अंग्रेजी के शब्द भंडार बढ़ेगा।
तो ये हमारे और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को तो असमिया नहीं मालूम। वो मतलब उनके लिए गौरव की बात है कि असमिया नहीं जानते, मतलब वो अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी का मतलब, अंग्रेजी जानने का मतलब वो ऊंचे दर्जे का है, समाज में उनकी स्तर जो है ऊंचाई में है। तो ये हमारी गलत धारणा है। जब तक हमारी इस मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगी, हम भाषाई क्षेत्र में एक नहीं हो पाएंगे। जब तक भाषाई क्षेत्र में हम एक नहीं होंगे, तब हमारे देश एकजुट हो नहीं पाएगा। इसीलिए मैं समझता हूँ इन सबका मूल है हिंदी। तो मैं असमिया हूँ, लेकिन कहीं भी जाऊँगा तो एज ए भारतीय होके ही जाऊँगा विदेश में, तो उस समय मेरी पहचान असमिया नहीं भारतीय और मेरी अपनी भाषा हिंदी है। इसीलिए मैं समझता हूँ हिंदी को हमें हर हाल पे, हर क्षेत्र में प्रयोग करना ही चाहिए। बिल्कुल सर। और जाते जाते आखिरी सवाल ये कि छत्तीसगढ़ आए, रायपुर आए, कैसा लगा सर रायपुर? आप भ्रमण भी किए, मुक्तांगन भी किए। बहुत सुंदर, और यहाँ की लोक संस्कृति तो बहुत संपन्न है। और पहली बार आया हूँ, समय की बहुत एक ये रहा कमी रही, तो मैं सोचता हूँ कि दोबारा आऊँगा तो अच्छी तरह से देखूँगा। और यहाँ के लोक संस्कृति बहुत सुंदर है। कल जो मुक्तांगन गया वहाँ बहुत कुछ देखा, लेकिन मुझे वहाँ के लिए यही कहना है, वहाँ तो देखा और मेरे साथ वैभव जी थे और भी कुछ लोग थे, उन लोगों ने थोड़ा समझाया। लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ एक या तो गाइड होनी चाहिए जो बाहर वाले होते हैं, उनको समझाने के लिए। हम फोटो के पीछे उसका बैकग्राउंड भी हमें जानना है, नहीं तो कम से कम ब्राउज़र के माध्यम से लोगों तक कुछ संदेश पहुंचाए, वो क्यों है। इतना खर्च करके बनाने के बाद भी अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो कभी कभी लगता है कि उसका कोई मूल्य जितना होना चाहिए वो नहीं है। तो ये मेरा एक सुझाव है कि वहाँ कोई गाइड नहीं तो ब्राउज़र बनाकर लोगों तक संदेश पहुँचाए, वो मूर्ति जो है उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन बहुत संपन्न है, बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि यहाँ बार बार आने का मुझे मौका मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर प्रदीप शर्मा सर, जिनका कि अनुभव रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में यहाँ आने का, कैसा उनको लगा, और हिंदी के बारे में काफ़ी विस्तार से उन्होंने बातचीत की, मातृभाषाओं को लेकर के भी उन्होंने अपने विचार रखे। और वो कह रहे हैं कि मुझे रायपुर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के अनेक जगहों पे जाने का अवसर मिलता रहे आगे। मैं यहाँ के लोक कला और लोक संस्कृति से जो है जुड़ना चाहूँगा। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि डॉक्टर प्रदीप शर्मा सर जो है छत्तीसगढ़ लगातार आते रहें, और उन्होंने जो सुझाव दिया है शायद उस पर भी अमल हो पाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है।